नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में चुनावी माहौल है, खास तौर पर झारखंड और महाराष्ट्र, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है विधानसभा का, और बाकी दोनों स्टेट्स में मेन विधानसभा का चुनाव है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, किसकी तरफ जनता का झुकाव है, किसका बजेगा डंका और किसकी लगेगी लंका। ये भी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद नकवी, उन्होंने अपना एक एनालिसिस भेजा है हमारे चैनल के लिए, बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ के लिए। उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनका समीकरण क्या कहता है, उनके हिसाब से क्या कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ मैं। और चूंकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी दिलचस्प राजनीति है, बड़ी बेढब सी राजनीति है। सीधी सपाट राजनीति आप उसको नहीं कह सकते कि ये फला पार्टी वहाँ से है और एक और पार्टी है, एक और पार्टी है, तमाम निर्दलीय भी हैं, सहयोगी दल भी है। ऐसी नहीं है, वहाँ पर तो सब कुछ दो दो बटा हुआ है। जैसे शिवसेना है, दो है, आपका एनसीपी है, दो है, और दूसरी तमाम पार्टियां भी हैं वहां पर जो लड़ रही हैं। अब इनमें नाम भी बड़े अजीब अजीब दो धड़ों को दिए गए हैं, एक महायुति, एक महाविकास आघाड़ी। मैंने प्रयास किया है, कोशिश की है कि वहां की राजनीति को मैं कुछ समझा पाऊं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें 145 पर बहुमत मिल जाएगा महायुति और महाविकास आघाड़ी। तो पहले बात करते हैं महायुति की, जो वहां पर मौजूदा सरकार में है, जिसे एनडीए भी हम कहते हैं। भाजपा 148, शिवसेना शिंदे 80, एनसीपी अजीत पवार 53, सहयोगी दल 5। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 103, शिवसेना उद्धव 89। ये इनका सीटों का जो बंटवारा हुआ वो हुआ है। एनसीपी शरद को 87 और सहयोगी दल 6 सीटें। महायुति की 2 सीटों पर अभी स्थिति साफ नहीं है, और महाविकास आघाड़ी की भी 3 सीटों पर स्थिति क्लियर नहीं है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजा आएगा। नामांकन वापसी की जो तिथि थी वो 4 नवंबर थी, जो कि बीत चुकी है। अब आप ये देखिए कि जो मौजूदा सरकार है, वहां पर जो मौजूदा सीटें हैं, जो मौजूदा महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल है, उसके हिसाब से क्या कुछ है वो भी देखते हैं। आपको बताते हैं कि बीजेपी 102 सीटें, शिवसेना के पास 38, एनसीपी के पास 40, निर्दलीय 14 और अन्य के पास है 8, तो कुल मिला के होती है 202। अब जो महाविकास आघाड़ी है उसमें कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं, शिवसेना उद्धव के पास 16 सीटें हैं, एनसीपी शरद पवार वाली जो है उनके पास 12 और अन्य के पास 1, कुल मिलाकर के 66 सीटें हैं उनके पास। एआईएमआईएम के पास 2 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें हैं, सीपीआईएम के पास 1 सीटें हैं। फिलहाल विधानसभा की 15 सीटें खाली हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी अगर लोकसभा जैसा ट्रेंड रहा तो भाजपा को नुकसान होगा। भाजपा 60 सीटों के आसपास सिमट कर रह जाएगी। देखिए कितनी बड़ी बात ये कही गई है। ये सब सर्वे और आंकड़े सब निकल के आ रहे हैं। ये जिस तरीके से कहना चाहिए कि एग्जिट पोल आप एक तरीके से कह सकते हैं, जिसका नाम अभी इलेक्शन के बाद हो जाएगा, लेकिन जो सर्वे आते हैं निकल करके, उसके हिसाब से भाजपा को नुकसान है। वहीं विपक्षी गठबंधन के सर्वे में महाविकास आघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी भी है। सही सुना आप लोगों ने कि लोगों की सिंपैथी है शरद पवार के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ। अब आप ये देखिए कि सर्वे तो बहुत कुछ कहते हैं, सर्वे तो हरियाणा में भी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन सर्वे सब पलट गए। सब चीज़ें, आप किसी चीज़ का कोई प्रोडिक्शन ऐसे सटीक रूप से नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी समीकरण के हिसाब से लोग एनालिसिस करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद नकवी, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल रिपोर्ट भेजी है अपनी। वो क्या कुछ कहते हैं, उनका गणित क्या कहता है, उनके हिसाब से क्या समीकरण है, कौन आगे है कौन पीछे है, किसको एज है, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।
शाहिद नकवी लिखते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार बहुत ज्यादा नाटकीयता देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें सेना बनाम सेना, पवार बनाम पवार और कांग्रेस बनाम भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन, मुसलमान, उत्तर भारतीय दोनों गठबंधन में शामिल 6 दलों के अलग अलग कवर फायर रणनीति के साथ मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के इर्द गिर्द ही चुनावी चकल्लस रहेगी। दरअसल महाराष्ट्र में 2019 में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। अप्रत्याशित उथल पुथल भी हुई है, जिसमें विभाजन और सत्ता परिवर्तन केंद्र में है। राजनीतिक दलों की सीरत तो नहीं बदली, पर सूरत काफी बदल चुकी है। राज्य की जनता ने एक के बाद एक कई सियासी झटके देखे, लेकिन क्या जनता इन झटकों को पचा पाई, ये आगे आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा। लेकिन यह भी तथ्य है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में ये पहला चुनाव है जब जातीय गणित से जब राजनीतिक गणित से सराबोर 2 प्रमुख विचारधाराओं या गठबंधनों के बीच मुकाबला नहीं होगा। महाराष्ट्र में अब तक धर्मनिरपेक्षता और दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच चुनाव होता रहा है, लेकिन अब ये लड़ाई बीजेपी के साथ बनाम बीजेपी के विरोध में बढ़ गई है। इसकी वजह से इस बार विचारधारा का ध्रुवीकरण अब पहले जैसा नहीं दिख रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में भाजपा चुनावी राजनीति में मुसलमानों से परहेज करती है, इसलिए उसके बड़े से बड़े नेता भी चुनावी अभियानों में धार्मिक ध्रुवीकरण से संकोच नहीं करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार जो राजनीति परिदृश्य उभरा है वह इस मामले में पिछले चुनावों से एकदम अलग है। भाजपा गठबंधन में शामिल दलों के लिए कई सीटों पर जीत का मंत्र ही मुसलमान है। एक बड़ा उदाहरण अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट है। ये सीट अजीत पवार गुट के हिस्से में आई है। महायुति का हिस्सा और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस सीट से सना मलिक को उतारा है चुनावी मैदान में। अणुशक्ति नगर का प्रतिनिधित्व 2009 से नवाब मलिक ने किया था। हालांकि 2014 में वे चुनाव हार गए थे। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नवाब मलिक फिर से जीत गए थे। नवाब मलिक कौशल विकास और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कैबिनेट सदस्य थे और फरवरी 2022 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। तब सना मलिक ने पिता के निर्वाचन क्षेत्रों में के कामों को देखा और पिता के निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कदम बढ़ाया। अजीत पवार ने सना मलिक को कुछ दिन पहले ही एनसीपी का प्रवक्ता भी नियुक्त किया था। अजीत पवार ने बांद्रा पश्चिम से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। सनद रहे कि हाल में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। ये बड़ा तथ्य है कि महाराष्ट्र में 16% मुस्लिम वोटर हैं जो चुनावी मैदान में सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या है मुसलमानों की जो चुनावी जो समीकरण है उसको बनाने और बिगाड़ने की उनके अंदर पावर है। हालांकि मुस्लिमों की भी अपनी पार्टियां हैं, लेकिन उनमें इतना दमखम नहीं कि वो अकेले किसी को अपने साथ लेकर अपनी सरकार बना सकें। उत्तरी कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी विदर्भ और मुंबई के इलाके में करीब 35-40 सीटों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मुस्लिम वोटर, लेकिन इनमें से करीब 22 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी में आमने सामने की लड़ाई संभव है। ओवैसी की पार्टी AIMIM कई जगहों पर मुस्लिम वोटों को काटने का काम करती रही है, पर शायद मुस्लिम मीडिया में चलते उसके प्रचार से प्रभावित दिखते हैं, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि ओवैसी की पार्टी अपने लिए चुनाव नहीं लड़ती। अब पहले की तरह उसके वोट को कोई धार्मिक संगठन तो प्रभावित नहीं करता है, इसलिए मुस्लिम वोटिंग का ट्रेंड अब बदल रहा है। अब आमने सामने केवल 2 ही पार्टियां या गठबंधन रह जाएंगे। ऐसे में महायुति गठबंधन की रणनीति है कि कुछ % वोट भी मुसलमानों का अगर वो हासिल नहीं कर पाते हैं तो चुनाव परिणामों को अपने पक्ष में करना लगभग असंभव होगा। इसलिए अजीत पवार के मुस्लिम कार्ड का महायुति में कोई विरोध नहीं हो रहा है। भाजपा ने भी मौन व्रत धारण कर रखा है। महाराष्ट्र में मराठा और मुस्लिम वोट एक बड़ा हिस्सा महाविकास अघाड़ी का पक्का है। ऐसे में भाजपा की नजर ओबीसी और ST वोटों को अपने पाले में लाने पर रहेगी। महाराष्ट्र में SC
वोट भी गठबंधन में बटा हुआ है। ऐसे में भाजपा को बहुसंख्यक वोटों को साधना होगा। बीजेपी पंचायत स्तर पर समुदायों के सम्मेलन कर ओबीसी और एसटी समुदाय को साधने में जुटी हुई है। हालांकि भाजपा के लिए इन समुदायों का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है। दूसरी ओर भाजपा के लिए छोटे दल और निर्दलीय दल भी चुनौती बने हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महायुति यानी कि बीजेपी की जो कहना चाहिए कि लीड करने वाली जो पार्टी है, महायुति जो गठबंधन है, उसकी स्थिति महाविकास आघाड़ी के सामने थोड़ी सी डाउन है और दोनों में भीषण मुकाबला और भीषण टक्कर कह सकते हैं आप, साथ ही साथ कांटे का मुकाबला कह सकते हैं, ये होने की संभावना है महाराष्ट्र में। तो ये एनालिसिस था शाहिद नकवी जी का, जिन्होंने हमें अपनी रिपोर्ट भेजी। पूरा आर्टिकल उन्होंने स्पेशली हमारे लिए लिख करके भेजा, हमने उसको आपके साथ शेयर किया। ये है महाराष्ट्र का समीकरण, ये है महाराष्ट्र की राजनीति। बाकी तो जनता तय करेगी 20 नवंबर को, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि वही होता है जो जनता जनार्दन तय करती है, और जनता जनार्दन ने मूड भी बना के रखा होगा कि इस बार किसको वोट देना है और किसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। जो कुछ भी होगा, चूंकि जनादेश होता है, हरियाणा में भी जनादेश मिला, पूर्ण बहुमत मिल गया बीजेपी को। कहा कुछ और जा रहा था, हो कुछ और गया। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके प्रेडिक्शन मैं कभी राजनीति में नहीं करती, क्योंकि चुनाव एन वक्त पर, चुनाव से वोटिंग से एक दिन पहले तक बदल जाता है। पहले से ही गाना और ढिंढोरा पीटना इस चीज का सिर्फ व्यूज के लिए कि नहीं ऐसा होने जा रहा है, वैसा होने जा रहा है, वहां तो उसका सुपड़ा साफ है, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ डिसाइड होगा वोटिंग वाले दिन कि क्या हुआ है। बाकी एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके, सर्वे गलत साबित हो चुके, प्रिडिक्शंस गलत साबित हो चुके, भविष्यवाणियां गलत साबित हो चुकी, समीकरण, लोगों की नाराजगी, मुद्दे भी बदल जाते हैं एनवेयर पे, क्योंकि अब राजनीति का पैटर्न ही बदल चुका है। राजनीति की जो एक परिभाषा है वो भी बदल चुकी है। तो जो कुछ भी होगा, क्या कुछ होगा, वो भी अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जो है उसे जरूर दबाइएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।